अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकल। तो पहले लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे। एंटीबायोटिक्स में हमने एक एंटीबायोटिक पढ़ा था विच इज कॉल्ड सल्फोनेमेड। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर सल्फोनेमेड सर्च करके देख सकते हैं, बिकॉज उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स में उसके टाइप्स हमने पढ़े थे कि एंटीबैक्टीरियल क्या चीज है। एंटीबायोटिक्स में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या चीज है, इसके अलावा बैक्टीरियोसाइडल क्या चीज है, और फिर हमने सल्फोनेमाइड पढ़ा था कि सल्फोनेमाइड इसकी यूजेस क्या है, किस तरह से काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम एंटीबायोटिक्स के मजीद 2 क्लासेस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सेकंड क्लास से, जो हमने टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन क्या चीज है। देखो, टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में हमारे साथ 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। 4 रिंग्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। इस तरह से 4 रिंग्स इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, याद रखिए कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ वो एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ प्रोटीन के सिंथेसिस को ये ब्लॉक करता है। किस तरह से ब्लॉक करता है वो हम इसका मोड ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का मतलब यही हुआ कि एक बैक्टीरिया में हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाए तो जाहिर सी बात है उसमें इंजाइम्स उसमें पैदा नहीं होंगे, और जब इंजाइम्स पैदा नहीं होंगे तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पैदा नहीं होगा, और जब सेल वॉल पैदा नहीं होगा तो बैक्टीरिया हमारे साथ खत्म हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करता है। कि टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे साथ किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको यहां से मिटाता हूं। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन हमारे साथ किस तरह से काम करता है, देखो फर्स्ट करो, ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया हो गया जिसका साइज है 30S। जो बड़ा वाला बैक्टीरिया हमारे साथ होता है उसका साइज होता है 50S। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी 30S का। इसी 30S का जो बैक्टीरिया होता है इस पे यहाँ पे हमारे साथ एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है अमीनो एसिल TRNO इसको कहा जाता है। ये काम किस तरह से करता है, ये जो है हमारे साथ अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होने नहीं देते। देखो, अमीनो एसिड क्या चीज है, मैं पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर भी चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र फिर से आएगा तो मैं फिर से इसका और डिस्कशन कर लेता हूं। देखो, प्रोटीन क्या चीज है, ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन। यानी अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन हमारे साथ जब बन जाता है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटीन बना लेता है। किस तरह से बनाता है, देखो ये होगा अमीनो एसिड की एक चेन। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे तो जब इस तरह से एक चेन बन जाता है अमीनो एसिड का तो ये हमारे साथ प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे साथ इसी चेन को ये क्या कर देता है, इसको बनने नहीं देता।
तो यहाँ पे जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएन, उसको ये क्या कर देता है, ये अमीनो का जो चेन है ये बनने नहीं देता। तो जब ये बनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है हमारे साथ प्रोटीन पैदा ही नहीं होंगे। तो जब प्रोटीन पैदा ही नहीं होंगे, इससे पहले जिस तरह मैंने बताया कि एंजाइम्स पैदा नहीं होंगे, तो जब एंजाइम पैदा नहीं होंगे तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पैदा नहीं होगा। तो उस वजह से हमारे साथ बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन। ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये हमारे साथ रिबोसोम पे काम करता है। किस चीज पे? रिबोसोम पे। तो ये था टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टेट्रासाइक्लिन के यूजेस क्या क्या है। तो मैं इसको मिटाता हूं। यूजेस, तो उनके जो यूजेस होते हैं वो यूटीआई में हम इसका यूज करते हैं। यूटीआई में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा स्किन डिजीजेस में टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल डिजीज में इसका यूज होता है। जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो कान में होता है, यानी जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। मिडल ईयर में जब इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं। देखो कान के जो है हमारे साथ 3 पार्ट्स होते हैं, इंटर, मिडल एंड आउटर। तो इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और आउटर ईयर। तो टेट्रासाइक्लिन का जो यूज है वो हमारे साथ ईयर का जो मिडल पार्ट है उसमें होता है। तो ये हो गए हमारे साथ सारे टेट्रासाइक्लिन के यूजेस कि हम टेट्रासाइक्लिन को किन किन इन्फेक्शंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं कि टेट्रासाइक्लिन के हमारे साथ कौन कौन से एग्जांपल्स है। तो मैं इसको एक बार फिर से मिटाता हूं। एग्जांपल्स, तो टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल्स में हमारे साथ आते हैं, चूंकि ये इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, कम से कम 2 से 3 एग्जांपल्स तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऑक्सीटेट्रासाइलिन, इसके अलावा डॉक्सीसाइलिन, इसके अलावा पेंडिक्साइक्लिन, और इसके अलावा मीटासाइक्लिन। तो ये थे टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल्स। इन चारों में से कम आपको 2-3 तो याद होनी चाहिए। तो यह हो गया हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन, उनकी एग्जांपल्स, उनकी यूजेस। ये हो गया हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब हम इसका जो 3rd क्लास है एंटीबायोटिक का वो पढ़ने वाले हैं। तो 3rd क्लास में हमारे साथ बताता हूँ। जो 3rd क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है उसमें हमारे साथ आता है सेफ्लोस्पोरिन। अब सेफ्लोस्पोरिन क्या चीज है, इनकी यूजेस क्या क्या है और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कौन सी चीज को ये इनहिबिटर करता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब सेफ्लोस्पोरिन ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम एक फंजाई में ये डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर इन फंजाई, और उस फंजाई का नाम था मोल्ड एक्रूमियम। इसी फंजाई का एक और नाम भी है
सेफोस्पोरियम। तो इसी फंजाई से ही लेकर हमने उसको नाम दिया है सेफलोस्पोरिन। तो सेफोस्पोरिन जो है हमारे साथ एक फंजाई में पाया जाता है, फंजाई में डिस्कवर हुआ था। और इसके अलावा ये हमारे साथ बैक्टीरियो साइडल है, जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे साथ बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करता है। हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स हमारे साथ वो एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, और बैक्टीरियोसाइडल हमारे साथ वो एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है, पूरी तरह से वो खत्म कर देता है। तो ये हमारे साथ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है। और आजकल मैक्सिमम डॉक्टर जो है वो यही रेफर करते हैं, आजकल इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये किन चीज के इनहिबिटर है, इनकी यूजेस क्या क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका बीटा लेक्टम। बीटा लेक्टम, बीटा लेक्टम क्या चीज है, इसका सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बीटा लेक्टम के बारे में आपको बताते चलूं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। किस तरह स्मार्ट होते हैं, देखो एक पेशेंट है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको एक ही मेडिसिन देता है, यानी उसको वो एक मेडिसिन रेफर कर देता है और कहता है कि आप एक हफ्ते बाद फिर आइए। तो जब वो पेशेंट उस मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो मेडिसिन उस पर कोई किसी किस्म का असर नहीं करता, तो वो उस डॉक्टर के पास फिर जाता है। तो अगर वो डॉक्टर समझदार हो तो वो उसका एंटीबायोटिक चेंज कर देगा, उसको एक और एंटीबायोटिक उसको रेफर कर देगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर एवियन डॉक्टर बना हो तो उसको दोबारा वही रेफर करेगा। जो कि बैक्टीरिया जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जब उनको पता चल जाए कि ये पेशेंट जो है वो एक ही ड्रग ले रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जो है बैक्टीरिया एक खास किस्म के एंजाइम्स पैदा करना शुरू कर देता है। तो जब वो पेशेंट वो ड्रग लेता है तो ऑलरेडी बैक्टीरिया जो है जब उसको देखता है कि वही सेम ड्रग आया है तो वो उसके अगेंस्ट एक एंजाइम जो है वो पैदा कर लेता है, और वही एंजाइम जो है उस मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है उसको वो खत्म कर देता है। तो उस वजह से पेशेंट पे वो सेम एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करता। तो सम टाइम जो है एंटीबायोटिक्स को चेंज करनी चाहिए। अक्सर डॉक्टर ऐसा करते हैं, कुछ डॉक्टर्स करते भी नहीं है, बस वो वही सेम एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं जो कि वो हालांकि पेशेंट पे वो असर नहीं करता। तो इसको बीटा लेक्टम कहा जाता है। तो सेफ्लोस्पोरिन जो है हमारे साथ बीटा लेक्टम है। दिस इज बीटा लेक्टम। देखो किस तरह से होता है, मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको मिटाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे साथ एक बैक्टीरिया की यहाँ पे जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे साथ एक खास किस्म के एंजाइम्स बनाते हैं, स्पेशल एंजाइम्स। तो जब एक पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए और डॉक्टर के पास वो चला जाता है तो डॉक्टर उसको एक एंटीबायोटिक दे देता है, और उसी एंटीबायोटिक का यूज करने से पेशेंट पे किसी किस्म का असर नहीं होता, यानी उस मेडिसिन का उस पेशेंट पे असर नहीं होता। तो होता क्या है कि जिससे पहले जिस तरह मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, तो जब बैक्टीरिया देखता है कि इसने वही सेम वाला एंटीबायोटिक लिया है तो ये हमारे साथ एक स्पेशल किस्म के एंजाइम जो है वो पैदा करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब उसी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो एंजाइम्स पैदा होना शुरू हो जाता है तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियल रेजिडेंसेस। बैक्टीरियल रेजिडेंस, तो बैक्टीरियल रेजिडेंस जो है हमारे साथ उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक स्पेशल किस्म के एंजाइम्स पैदा शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से हमारे साथ एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट पे काम नहीं करता। तो अगर डॉक्टर जो है वो समझदार हो तो वो एंटीबायोटिक जो है उसका चेंज कर देता है, एक और एंटीबायोटिक उसको रेफर कर देता है। तो जब डॉक्टर दूसरा एंटीबायोटिक रेफर कर देता है तो उससे फिर बैक्टीरिया का खात्मा शुरू हो जाता है और वो इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो एक स्पेशल किस्म की एंजाइम बनाता है। किस तरह से एंजाइम बनाता है? देखो, फॉर एग्जांपल हमने एक एंटीबायोटिक ली पेनिसिलिन, एक पेशेंट ने एंटीबायोटिक ली, कौन सी एंटीबायोटिक ली? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेने के बाद ये बैक्टीरिया जो है इसकी अगेंस्ट क्या पैदा कर लेता है? पेनिसिलिनाइसिस। तो पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया एंजाइम्स पैदा करते हैं विच इज कॉल्ड पेनिसिलिनाइसिस। तो जब भी पेनिसिलिनाइसिस पैदा कर लेता है तो वो इसी पेनिसिलिन का जो एक्शन है उसको खत्म कर देता है। यानी एंटीबायोटिक का जो एक्शन होता है बैक्टीरिया पे, वो बैक्टीरिया जो है इसी स्पेशल एंजाइम्स के थ्रू उसी मेडिसिन का जो एक्शन होता है उसको खत्म कर देता है। तो जब वो खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है मेडिसिन फिर उस पेशेंट पे असरअंदाज नहीं होता, तो पेशेंट का जो वही इन्फेक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी पेनिसिलिन की, जब आप पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है एक खास किस्म के एंजाइम्स पैदा करना शुरू कर देते हैं विच इज कॉल्ड पेनिसिलिनाइसिस। तो ये वही पेनिसिलिनाइसिस होते हैं जो कि उसी पेनिसिलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यही पेनिसिलिनाइसिस जो है वो यही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेन काम करता है और मेडिसिन का जो एक्शन है उसको खत्म करता है। तो इनको बीटा लैक्टम कहा जाता है। तो इसी बीटा लैक्टम का एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि हमारे साथ जो इग्मेंटिन होता है, अगर इग्मेंटिन के फार्मूला को अगर देखा जाए तो ये होता है कोएमिक्सोक्लाइव। तो ये एमिक्सोक्लाइव जो है ये हमारे साथ हो गए एंटीबायोटिक, और ये को जो हो गए हमारे साथ अदर ड्रग्स हो गए। मींस कि ये हमारे साथ बैक्टीरियल रेजिडेंस के अगेंस्ट जो काम करता है, वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल रेजिडेंस। तो इस वजह से ऑगमेंटिन को हम आम घरों में भी इसको यूज करते हैं। ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा तेज एंटीबायोटिक्स है। तो इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनमें जो है वो दो चीजें इंक्लूड होते हैं। कोएमिक्सोक्लाइव यानी को हमारे साथ अदर ड्रग जो कि काम करते हैं बैक्टीरियल रेजिडेंस के अगेंस्ट, और एमिक्सोक्लाइव जो है वो हमारे साथ एंटीबायोटिक्स है। तो एग्मेंटिन जो है हमारे साथ कोई बैक्टीरियल रेजिडेंस जो है वो कॉज नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया को वहां से ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस हमारे साथ हो गया बीटा लैक्टम। सेफास्पोरिन जो है हमारे साथ बीटा लैक्टम उसको कह सकते हैं कि इट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अच्छा, और आजकल सबसे ज्यादा डॉक्टर जो है इनका यूज ज्यादा करते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स का यूज जो है आजकल के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं। आजकल इसका यूजेस बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन की, हमारे साथ किस तरह से काम करता है। तो सेफलोस्पोरिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो किस तरह से होता है, मैं इसको मिटाता हूं। तो मोड ऑफ एक्शन, देखो सेफलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है और वो मजीद छोटे छोटे बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों में जो बैक्टीरिया के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है, बट उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सेफलोस्पोरिन जो है हमारे साथ उन छोटे छोटे बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्शन करता है और इसकी सेल वॉल की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो बैक्टीरिया हमारे साथ पूरी तरह से किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेफलोस्पोरिन जो है वो हमारे साथ इट इज सेल वॉल इनहिबिटर। ये हमारे साथ सेल वॉल इनहिबिटर है। और इससे पहले मैंने बताया कि हमारे साथ बैक्टीरियोसाइडल है।
इसका मतलब यही हुआ कि हमारे साथ ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हो गए बैक्टीरिया, ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, क्या हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, और फिर ये उसका हो गया सेल वॉल। ये मैं मेच्योर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। तो जब इसी बैक्टीरिया में हमारे साथ मजीद रिप्रोडक्शन हो जाए तो ये हमारे साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है वो पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा करना शुरू कर देता है तो इन छोटे छोटे बैक्टीरिया में हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है, बट इनके जो सेल वॉल है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए होते। तो ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है ये इनके सेल मेम्ब्रेन हो गए। तो जिस तरह आपको डायग्राम में दिख रहा है कि बैक्टीरिया में हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और इसका सेल वॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन जब इसी बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो जाए तो इनके बच्चों में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है बट उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सेल वॉल जब प्रेजेंट नहीं होता तो ये सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है आके यहाँ पे इसके बच्चों पे अटैक करता है, उनका सेल वॉल जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि दे ब्लॉक द सेल वॉल of bacteria. That's why they are called cell wall inhibitor. तो ये सेफलोस्पोरिन जो है हमारे साथ इस तरह से काम करता है। तो मैं सेफलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि दे ब्लॉक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये जो है हमारे साथ बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्लॉक करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेल वॉल इनहिबिटर। तो सेफलोस्पोरिन को सेल वॉल इनहिबिटर कहा जाता है। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के यूजेस के, कि हम ये किन किन चीजों में इसका हम यूज करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं। यूजेस, तो सेफलोस्पोरिन के हमारे साथ यूजेस क्या क्या है। ये हमारे साथ नमूनिया में हम इसको यूज करते हैं, नमूनिया में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज जो है हम यूटीआई में भी करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा हम इसका यूज जो है डायरिया में करते हैं। डायरिया के अलावा इसका यूज हम चेस्ट इन्फेक्शन में भी करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन के अलावा इसका यूज हम आई इन्फेक्शन में भी करते हैं। आई इन्फेक्शन के अलावा इसका यूज जो है हम मेनिंजाइटिस में भी करते हैं। मेनिंजाइटिस में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेनिंजाइटिस के अलावा इसका यूज जो है हम स्किन इन्फेक्शन के लिए भी करते हैं। स्किन इन्फेक्शन, इनके बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारी चीजों के लिए हम इन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि आजकल डॉक्टर जो है ये एंटीबायोटिक जो है बहुत ज्यादा रेफर करते हैं पेशेंट के लिए। आजकल यही एंटीबायोटिक जो है बहुत ज्यादा मार्केट में भी चल रहा है। ये थे इनके यूजेस। हम इसका यूज जो है नमूना में करते हैं। टॉन्सिलाइटिस जब पैदा हो जाए उसका यूटीआई ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा डायरिया में करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आई इन्फेक्शन के लिए मेनिंजाइटिस जो कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इसके अलावा आई इन्फेक्शन में और बहुत सारे यूजेस इसके हैं। जो तो ये थे हमारे साथ कुछ यूजेस जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ याद होने चाहिए कि सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का यूजेस हम किन किन चीजों में करते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट जनरेशन होते हैं। जनरेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6
डिफरेंट जनरेशन होते हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाते, वो इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो हमने बात इनकी यूजेस की, हमारे साथ किन किन इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे साथ अवेलेबल है। तो एग्जांपल्स के मैं नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उससे पहले मैं इसको एक आखिरी बार में डालता हूँ। तो एग्जांपल्स में हमारे साथ आता है सेफ्रोक्सीन, इसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल है वो है सेफोटॉक्सिन, इसके अलावा तीसरा एग्जांपल जो है वो है सेफोड्रॉक्सिल। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी, कम से कम आपको ये तीनों एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि सेफ्लोस्पोरिन के हमारे साथ कौन कौन से एग्जांपल्स है। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट जो है इस पे क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।